आज महाकुंभ का 41वां दिन है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या जिस तरीके से हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है, वो देखकर लगता है कि मानो महाकुंभ अभी शुरू हुआ है। महाकुंभ में हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग संगम पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और तब अनुमान लगाया गया था कि पूरे महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा, लेकिन वो अनुमान तो बहुत पहले ही पीछे छूट चुका है। शुक्रवार तक के जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, उनके मुताबिक 59 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में अभी तक स्नान कर चुके हैं और अभी भी महाकुंभ में 5 दिन बाकी है। शिवरात्रि के महास्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन होना है। अब ऐसे में जरा सोचिए कि जिस तरीके से प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, उस हिसाब से 2025 का ये महाकुंभ आस्था के सैलाब का एक ऐसा दिव्य कीर्तिमान स्थापित कर देगा जो दुनिया के किसी भी आयोजन में होना तो छोड़िए, सोचना भी दुर्लभ होगा। नया अनुमान यह है कि आंकड़ा 65 करोड़ को क्रॉस कर सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। महाकुंभ में तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर पहुंचेंगे। संगम घाट जाएंगे, लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट के दर्शन भी करेंगे। तो ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। संगम घाट और लेटे हनुमान मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अक्षय वट के दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी नजर आएंगे। आज महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और जायजा लेंगे। संगम घाट वो पहुंचेंगे, लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। देखिए, अभी 5 दिन बाकी हैं महाकुंभ के समापन को लेकर और अनुमान यह है कि बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु एक बार फिर से पहुंच सकते हैं। महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा लगभग 59 करोड़ के पार पहुंच चुका है और अब आज और परसों का दिन प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि वीकेंड जो है वो होने की वजह से आज शनिवार और कल रविवार को भीड़ ज्यादा रहने वाली है। फिर इसके बाद महाशिवरात्रि का स्नान पड़ रहा है और ऐसे में मेले में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखना ये प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। महाकुंभ का आखिरी वीकेंड, इसके लिए अधिकारी तैयार हैं, कर्मचारी तैयार हैं। तैयार है महाकुंभ मेले का वो क्षेत्र जहां करोड़ों लोग महाकुंभ के आखिरी वीकेंड स्नान के लिए आएंगे। मेला वाले क्षेत्र में भीड़ की कोई सीमा नहीं। महाकुंभ को शुरू हुए 40 दिन हो चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई है। कुंभ में रोजाना गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। महाकुंभ में अभी भी 5 दिनों का वक्त बाकी है। सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार का वीकेंड बाकी है। वीकेंड में अगर उम्मीद के मुताबिक लोग आ गए तो संगम में नहाने वालों का आंकड़ा 65 करोड़ के पार तक जा सकता है। वीकेंड स्नान में कहीं भी जाम न लगे, गाड़ियां धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ती रहें, इसके लिए क्या व्यवस्था है, खुद यूपी के डीजीपी से सुनिए। नहीं, हम लोगों ने पहले से और बेहतर व्यवस्था की है। हम लोगों ने जो आने वाले जितने भी मार्ग हैं प्रयागराज की तरफ, उस पर वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया है। उसमें सेक्टर जोन डिवाइड किया है। सर, लास्ट वीकेंड पर ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए क्या है? इसी के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि बेहतर सुविधाएं देना और बेहतर यातायात प्रबंधन करना। त्रिवेणी के पवित्र जल तक पहुंचने की जद्दोजहद तो भारी है, कहीं तकलीफ, कहीं लाचारी है, लेकिन वहां पहुंचने का सुकून ऐसा है कि लोग खुद को रोक नहीं पा रहे। महाकुंभ के समाप्ति को अब सिर्फ 5 दिनों का समय बचा है। तो देखिए, आज महाकुंभ में पहुंचेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संगम घाट पहुंचेंगे, लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। तो देखिए, आज का दिन काफी अहम। जेपी नड्डा भी संगम में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में पहुंचेंगे और महाकुंभ के आखिरी हफ्ते में स्नान के लिए आम लोगों के साथ साथ खास भी पहुंच रहे हैं। यह सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई वीआईपी लोग संगम पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी,
महाकुंभ के आखिरी हफ्ते में आम श्रद्धालुओं के साथ खास लोगों ने भी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। हिमंता बिस्व शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे थे। वैसे मौका तो धार्मिक था, लेकिन हिमंता और शुभेंदु अधिकारी दोनों ने यहाँ ममता बनर्जी के कुंभ पर दिए विवादित बयान का जवाब भी दिया। मैं तो उनको भी निवेदन करूंगा कि आइए, डुबकी लगाइए, पश्चिम बंगाल का लोगों का कल्याण के लिए आके यहाँ एक बार स्नान कीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सनातन विरोधी पार्टी है। हमारी आस्था की महाकुंभों का अपमान नहीं सहेगी हिंदुस्तान। हिंदू जनता अगले साल विधानसभा चुनाव में अच्छे तरीके से ममता को सबक सिखाएगी। चाहे राजनेता हो, राज्यपाल हो, राज्यसभा सांसद या किसी राज्य के मंत्री, महाकुंभ में 25 से ज्यादा वीआईपीज़ ने स्नान किया है। महाकुंभ में आए आम श्रद्धालुओं को 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, जबकि उनका आरोप है कि वीआईपीओं की गाड़ी संगम तट तक पहुंच रही है। महाकुंभ में आए कई श्रद्धालु आरोप लगाते रहे हैं कि पहले दिन से लेकर आखिरी हफ्ते तक वीआईपी मूवमेंट की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा चलना पड़ा। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ में लगातार आ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का असर यूपी बोर्ड की परीक्षा पर भी पड़ा है। प्रयागराज जिले में 24 फरवरी को होने वाली बोर्ड की परीक्षा को आगे के लिए टाल दिया गया है। 24 फरवरी की परीक्षा महाकुंभ के समापन के बाद 9 मार्च को आयोजित की जाएगी। तो देखिए, परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और इसी वजह से इसका असर यूपी बोर्ड की परीक्षा पर नजर आ रहा है। प्रयागराज जिले में 24 फरवरी को जो बोर्ड की परीक्षा होनी थी उसको अभी टाल दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वो परीक्षा 24 फरवरी की जगह पर 9 मार्च को आयोजित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं महाकुंभ के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों की, जिन्होंने सोशल मीडिया को हथियार बना रखा है। मेला क्षेत्र के फेक वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियोस भी बनाए गए हैं। पुलिस अब अपनी पूरी ताकत लगाकर ऐसी हरकत करने वालों को खोज रही है। महाकुंभ में महिलाओं के स्नान का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पैसे कमाने की नीयत रखने वाले लोग अब बस ये मना ले कि वो यूपी पुलिस की पकड़ में ना आए, क्योंकि अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो जिंदगी जहन्नुम कर देगी। पुलिस ने साफ कर दिया, वीडियो बनाने वालों के साथ खरीदने वालों की भी उल्टी गिनती चालू है। एक्शन होगा, गिरफ्तारियां होंगी और जिसने ऐसे वीडियोस खरीदे हैं या ऐसे वीडियोस बेचे हैं उन पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। महाकुंभ में महिलाओं के अमर्यादित वीडियो बनाने और बेचने के केस में पुलिस ने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की आईडी को चिन्हित किया है। आस्था के महापर्व के दुश्मन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। कई तो ऐसे भी लोग हैं जो फेक वीडियो फैलाकर लोगों को डरा रहे हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो को डाला गया ये कह के कि ये कुंभ क्षेत्र का वीडियो है। उसमें एफआईआर हुई है। उसमें करीब 26 जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, प्रोफाइल्स, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने 12 एफआईआर दर्ज की हैं। कुल 103 सोशल मीडिया अकाउंट पुलिस के रडार पर आ गए। अब बस इंतजार है उनकी गिरफ्तारी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता की, जो कि कुर्सी संभालने के बाद से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में हैं। आज भी रेखा गुप्ता एक के बाद एक कई बैठकें करने जा रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा आज बजट की तैयारी को लेकर एक अहम बैठक करेंगी। इसके अलावा रेखा गुप्ता महिला समृद्धि योजना को लेकर भी अधिकारियों के साथ मंथन करेंगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है, लिहाजा सियासी संग्राम छिड़ चुका है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर प्रधानमंत्री के वादे को तोड़ने का आरोप लगाया है, लेकिन नई मुख्यमंत्री ने विपक्ष को करारा जवाब भी दे दिया। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। इस आरोप की बुनियाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चुनावी वादा है जो उन्होंने 31 जनवरी 2025 को दिल्ली के द्वारका की रैली में किया था। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा।
लेकिन पहली कैबिनेट पे फैसला नहीं हुआ तो विपक्ष ने सरकार को निशाने पर ले लिया है। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या वादे के मुताबिक 8 मार्च से पहले दिल्ली की महिलाओं को स्कीम की पहली किश्त मिल जाएगी? तो इसमें अभी 15 दिनों का समय है। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक इस योजना की लाभार्थी सिर्फ गरीब महिलाएं होंगी। अनुमान के मुताबिक दिल्ली में ऐसी महिलाओं की तादाद करीब 38 लाख है, जिन्हें हर महीने 2,500 रुपए देने से सरकार को 11,000 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2,500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। पूर्व सीएम ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया तो मौजूदा मुख्यमंत्री ने भी इस पर पलटवार किया। जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए, आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। अभी तो महिला समृद्धि योजना की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, लेकिन जब शुरू होगी तो आवेदन ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। दिल्ली सरकार की ज्यादातर योजनाओं के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए पाने के लिए आधार कार्ड, दिल्ली के निवासी होने का प्रमाण, आधार लिंक बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। माना यह जा रहा है कि जिन परिवारों की आय सालाना 3 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली के चुनाव में हर पार्टी ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए अपनी अपनी स्कीम पेश की। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के नाम से हर महीने 2,100 रुपए देने का वादा किया, तो कांग्रेस ने 2,500 रुपए की प्यारी दीदी योजना का वादा किया। लेकिन दिल्ली की महिलाओं ने बीजेपी की 2,500 रुपए वाली महिला समृद्धि योजना पर भरोसा किया और 48 सीटें उनकी झोली में डाल दी। उत्तराखंड में भू कानून संशोधन विधेयक विधानसभा से पास हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे ऐतिहासिक बताया। कहा कि पर्यावरण संतुलन और आम लोगों के हितों की रक्षा में ये बेहद कारगर होगा। अनियंत्रित तरीके से जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लग पाएगी। उत्तराखंड में एक सख्त एवं तार्किक भू कानून की, या मैं कहूं कि भू सुधार की नींव रखें, उसकी एक शुरुआत करें। कोई ये यहाँ पर जो हम शुरुआत कर रहे हैं, ये यहाँ पर कोई इसका समापन नहीं हो रहा है। ये भू प्रबंधन है एवं भू सुधार है, जिसको अनवरत रूप से हमने आगे बढ़ाना है। और जब भी हम कोई कानून बनाते हैं, कोई ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले हैं और सबकी भावनाओं के अनुरूप उस पर हमेशा हम काम करते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में ये देखा जा रहा था कि प्रदेश के बाहर से लोगों द्वारा विभिन्न उपक्रम स्थापित करने के लिए और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर भूमि खरीदकर उसको अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। अब ये भू प्रबंधन एवं भू सुधार, ये कानून बनने के पश्चात न केवल इस पर लगाम लगेगी, बल्कि उत्तराखंड में अपने उद्योग स्थापित करने वाले जो असल निवेशक हैं और भू माफिया हैं के बीच को अंतर को पहचानने में भी हमको सफलता मिलेगी। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।